लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने पिछली क्लास में अध्ययन किया था समाजवाद और समाजवाद के विभिन्न प्रकार। समाजवाद के विभिन्न प्रकार में इस बात को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन सा समाजवाद किस किस देश में विकसित हुआ, जिसमें हमने आपसे बात किया था कि लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में, फेबियनवाद इंग्लैंड में, श्रेणी समाजवाद भी इंग्लैंड में, सिंडिकेट समाजवाद या श्रम संघवाद फ्रांस में और संशोधनवादी समाजवाद विकसित हुआ जर्मनी में। ये बातें हम लोगों ने किया था और इसमें इस बात को समझने का प्रयास किया था कि इसके पूर्व भी समाजवाद के मूलतः दो प्रकार विकसित हुए, जिसमें एक को काल्पनिक समाजवाद और दूसरे को वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। आपके एग्ज़ाम पर आधारित सवाल अगर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया। रॉबर्ट ओवन ने 1835 ईस्वी में इसका उनके द्वारा प्रयोग किया गया था। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि यह काल्पनिक समाजवाद सर्वप्रथम कहाँ दिखा, यूनान में, जबकि प्लेटो के द्वारा संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बात की गई थी। यूरिपाइडिस ने पहली बार स्त्रियों के साम्यवाद की बात किया था। आधुनिक काल में काल्पनिक समाजवाद के 3 मुख्य विचारक रहे, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियर। इतनी बातों को किया और आपसे यह सवाल भी पूछा गया कि काल्पनिक समाजवाद को आखिर काल्पनिक क्यों कहा जाता है। क्योंकि काल्पनिक समाजवाद के विचार को व्यावहारिक रूप में लागू नहीं किया जा सका, इसलिए इसको काल्पनिक कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का पिता है कौन? आपको अगर यह सवाल पूछा गया तो क्या लगाना है? कार्ल मार्क्स। चलिए, अब यहाँ तक जब बात आपने कर लिया है और बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आगे के क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो डेमोक्रेटिक समाजवाद हैं उनका विकास अलग अलग देशों में किस प्रकार से हुआ है इसकी बात करते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी पढ़ा C.E.M. जोड का, और C.E.M. जोड ने कहा था कि समाजवाद एक हैट के समान है और उसकी शक्ल इसलिए खराब हो गई क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोगों ने उसको धारण कर लिया। आपको एग्ज़ाम में यह सवाल भी पूछा गया। चलिए, हम लोग आज बात कर रहे हैं किसका? आज बात कर रहे हैं फेबियनवाद का। आपको अगर यह प्रश्न आया कि आखिर फेबियनवाद क्या है तो क्या बताएंगे? फेबियनवाद समाजवाद का एक प्रकार है। यह समाजवाद का एक क्या है? प्रकार है। और इस समाजवाद का विकास हुआ कहाँ पर? इंग्लैंड में। इसका विकास कहाँ हुआ है? आपको अगर यह सवाल पूछा गया तो क्या बताएंगे कि इसका विकास हुआ कहाँ पर? इंग्लैंड में इसका विकास हुआ। और इसके विकास में महत्वपूर्ण बात है कि यह नामकरण और रोमन सेनापति फेबियस के नाम पर रखा गया। फेबियस के नाम पर रखा गया और फेबियस के द्वारा हैनिबाल के विरुद्ध एक युद्ध हुआ था
जिसे कार्थेज का युद्ध कहते हैं। कार्थेज के युद्ध में फेबियस के द्वारा एक नीति का अनुसरण किया गया। एक नीति का अनुसरण किया गया और वह था प्रतीक्षा करो और उचित अवसर आने पर प्रहार करो। उचित अवसर के आने पर प्रहार करो। और यही आधे वाक्य है, यही फेबियस का नीति है, जो फेबियनवाद का आधार तत्व है। इसका आशय यह भी है कि यह वह समाजवाद है जो धीरे धीरे संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा परिवर्तन पर बल देता है और आर्थिक असमानता को समाप्त करने का यह प्रयत्न करता है। देखिए, आपने सदैव इस बात को पढ़ा है कि फेबियनवाद हो, श्रेणी समाजवाद हो या श्रम संघवाद हो, संशोधनवादी समाजवाद हो, ये सारे समाजवाद इस बात पर बल देते हैं कि आर्थिक समानता मूलक समाज का निर्माण हो, पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार हो, श्रमिकों, मजदूरों और कमज़ोर वर्गों का कल्याण हो। यह बात आज बल देते हैं, लेकिन बल देने के लिए इन्होंने मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के समान किसी क्रांतिकारी हिंसात्मक साधन को अपनाने का समर्थन नहीं किया, बल्कि इनके द्वारा बल दिया गया है। केवल किस पर बल दिया गया? संवैधानिक और शांतिपूर्ण सुधारात्मक प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक समानता मूलक समाज का निर्माण किया जा सके। भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर प्रभाव पड़ा है। किस विचारधारा का? आपको यह प्रश्न पूछा गया कि इस पर किस विचारधारा का प्रभाव है, तो क्या लगाना है? इस पर प्रभाव है फेबियनवाद का। और फेबियनवादी विचारधारा के ऊपर भी फेबियनवाद पर मूलतः प्रभाव पड़ा था। फेबियनवाद पर प्रभाव पड़ा है काल्पनिक समाजवादी
काल्पनिक समाजवादी विचारक रॉबर्ट ओवन का इस पर प्रभाव पड़ा है। रॉबर्ट ओवन का ईसा मसीही समाजवाद का और इस पर प्रभाव पड़ा है ब्रिटिश चिंतक जे.एस. मिल का। फेबियनवाद के विचारधारा को प्रतिस्थापित करने में जिन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है उसमें बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, इसके बाद रैमजे मैकडोनाल्ड, पैथिक लॉरेंस, मिस्टर एटली, इस विचारधारा का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है इंग्लैंड के लेबर पार्टी पर। इंग्लैंड के लेबर पार्टी के ऊपर समाजवादी विचारधारा जिसका नाम है फेबियनवाद, उसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार से आपने एक बात समझा, समाजवाद का एक प्रकार है फेबियनवाद और इसका विकास हुआ है इंग्लैंड में। और भारतीय संविधान के भाग 4 पर नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर किस विचारधारा का प्रभाव है, फेबियनवाद का, मार्क्सवाद का, या समाजवाद में सिंडिकेट समाजवाद का, या समाजवाद में फेबियनवाद का क्या लगाना है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है फेबियनवाद का। और फेबियनवाद का विकास हुआ इंग्लैंड में। यह नामकरण है रोमन सेनापति फेबियस के नाम पर और उनकी एक महत्वपूर्ण नीति थी, प्रतीक्षा करो, उचित अवसर आने पर प्रहार करो। इस कथन का तात्पर्य यह भी है कि कोई भी परिवर्तन अचानक या क्रांतिकारी तरीके से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा परिवर्तन हो सकता है। फेबियनवाद पर काल्पनिक समाजवादी चिंतक रॉबर्ट ओवन का, ईसा मसीही समाजवाद का और इंग्लैंड के प्रख्यात चिंतक जे.एस. मिल का भी प्रभाव है। फेबियनवादी विचारकों में जिन चिंतकों का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, रैमजे मैकडोनाल्ड, पैथिक लॉरेंस, मिस्टर एटली तथा इनके साथ साथ ओलिवर वेब का भी नाम आता है। देखिए, फेबियनवादी विचारधारा मूलतः दो बातों पर अत्यधिक केंद्रित है और उस पर अधिक से अधिक बल देती है। फेबियनवादी विचारधारा भूमि के विकेंद्रीकरण, फेबियनवादी विचारधारा भूमि के विकेंद्रीकरण एवं मताधिकार के विस्तार पर बल देता है। देखिए, इनका मानना है कि यदि मताधिकार का विस्तार होगा, अधिक से अधिक लोग शासन और सरकार के चुनावी प्रक्रिया में अगर भाग लेते हैं तो आर्थिक असमानता को समाप्त करने में मदद प्राप्त होगी। इस बात को
इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। धन का विकेंद्रीकरण होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि भूमि का भी विकेंद्रीकरण हो, क्योंकि भूमि के जो लोग भी मालिक थे उनके द्वारा निर्धन लोगों का उसी के नाते शोषण किया जा रहा था, इसलिए उनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया। देखिए, यह तो फैबियनवाद का दो महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए आपको आता है कि कौन सा समाजवाद भूमि के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। आपको यह बात मालूम होगा कि इसी बात का प्रभाव भारतीय संविधान के ऊपर भी दिखता है, जबकि संविधान के 9वीं अनुसूची में भूमि का विकेंद्रीकरण करने के लिए भूमि सुधार को अपनाया गया था और इस बात पर बल दिया गया था कि अगर भूमि का सुधार होगा तो ऐसे लोग जो भूमि से महरूम हैं उनके पास भी कुछ भूमि होगी, जीविकापार्जन होगा और अमीरी और गरीबी के बीच में व्याप्त जो खाई है वह समाप्त हो जाएगी। इसका उनके द्वारा समर्थन किया गया था, इसलिए ये दो साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से इस बात को कहा जा सकता है। इसी आधार पर एक अन्य बात आपको अगर मालूम है तो आपको यह बात मालूम होगा कि भूमि पर यदि नियंत्रण निजी हाथों में न होकर भूमि पर नियंत्रण यदि समाज का होगा, भूमि पर निजी स्वामित्व न होकर एक प्रकार से भूमि पर सामाजिक स्वामित्व होगा, सामाजिक स्वामित्व यदि होगा तब सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का भी सामाजिक उत्तरदायित्व के भावना का भी विकास होगा। इस बात का प्रतिपादन फैबियनवादी विचारधारा के द्वारा किया गया। इनका मत है कि यदि भूमि के ऊपर संपूर्ण समाज का नियंत्रण हो गया तो स्वाभाविक रूप में सामाजिक लाभ होने की संभावनाएं अधिक होंगी, लेकिन अगर भूमि के ऊपर निजी स्वामित्व होगा तब सामाजिक लाभ के संभावनाएं नगण्य हो जाएंगी। इस प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? भूमि के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में सामाजिक उत्तरदायित्व का विचार किस विचारधारा से संबद्ध है? आपको अगर यह सवाल आता है तो क्या लगाएंगे? यह प्रश्न है फैबियनवाद से संबंधित। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर एक अन्य बातें देखते हैं और वह महत्वपूर्ण बात है कि आखिर फैबियनवाद के आधार क्या हैं। फैबियनवाद का आधार आके अगर बात करेंगे तो पहला है इसका ऐतिहासिक आधार, दूसरा है इसका आर्थिक आधार और तीसरा है इसका नैतिक आधार। आर्थिक आधार, नैतिक आधार और ऐतिहासिक आधार, ये तीन आधार हैं और इन्हीं तीनों आधारों पर फैबियनवाद की विचारधारा को स्थापित और खड़ा करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले अगर इस फैबियनवाद को समझना है तो आपको यह समझना है कि आखिर इसका ऐतिहासिक आधार क्या है। इसका सर्वप्रथम अगर ऐतिहासिक आधार की आप बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि किसी भी प्रकार का, इनके कहने का आशय है, किसी भी प्रकार का सुधार या परिवर्तन
यह ऐतिहासिकता के देन है। यह ऐतिहासिकता के देन है। मतलब यह है कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ, न कि अचानक। देखिए, फेबियनवाद के द्वारा इस बात का समर्थन किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन और सुधार ये हिंसात्मक क्रांति या अचानक प्रतिफल के अंतर्गत नहीं आया, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ और इसी विकास के माध्यम से यह आज दिखलाई पड़ता है। इनके द्वारा इस बात को भी बतलाया गया कि इंग्लैंड में महिलाओं को 1928 ईस्वी में मताधिकार प्रदान किया गया। 1928 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। धीरे धीरे किसी भी प्रकार का संवैधानिक सुधार वहाँ पर धीरे धीरे हुआ। अगर भारत के संदर्भ में भी इस बात को आप देखते हैं और संवैधानिक विकास की यात्रा को समझते हैं, तो भारत में भी प्रतिनिधि शासन की नींव 1861 ईस्वी में डाली गई, संसदीय शासन 1892 में, और इसका क्रमशः विकास होता गया और यह विकास 1909 के शासन अधिनियम, 1919 के शासन अधिनियम और अंततः 1935 के शासन अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पर यह कहना स्वाभाविक है, फेबियनवाद का यह विचार भी सत्य प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार का सुधार और परिवर्तन संवैधानिक संशोधन के द्वारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और मताधिकार में वृद्धि के द्वारा, जनता की सहभागिता के द्वारा धीरे धीरे होता है। अचानक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस बात को इनके द्वारा बतलाया गया। इसे ही फेबियनवाद का ऐतिहासिक आधार कहा जाता है। माने अगर किसी भी संवैधानिक सुधार और परिवर्तन को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको उसके ऐतिहासिकता को भी जानना पड़ेगा। दूसरा है इनका आर्थिक आधार। फेबियनवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है, जिसको आर्थिक आधार कहा जाता है। फेबियनवाद के आर्थिक आधार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम आता है इनके द्वारा राष्ट्रीयकरण पर बल दिया जाना। इनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि भारी उद्योगों के ऊपर राज्य और समाज का नियंत्रण हो, क्योंकि और राज्य और समाज का यदि नियंत्रण होगा तो सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी होगा, और यदि राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो इसका लाभ समाज के न केवल अमीर व्यक्ति को बल्कि गरीब और कमज़ोरों को भी मिलेगा। इसी बात के लिए इनके द्वारा राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया गया। इसलिए आपको सवाल आया कि फेबियनवाद आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण या निजी स्वामित्व का समर्थक है, तो आपको क्या बताना है, यह निजी स्वामित्व का नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण का इनके द्वारा समर्थन किया गया। दूसरा है इनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में भूमि के विकेंद्रीकरण का प्रतिपादन किया गया है। इसका अर्थ देखिए यहाँ पर यह है कि यदि अधिक भूमि के ऊपर किसी एक व्यक्ति या
कुछ व्यक्तियों का कब्जा और नियंत्रण है तो सामान्य जन की जीविका का संचालन होना संभव नहीं होगा। इसलिए सामान्य व्यक्ति की जीविका का भी संचालन हो, उसके भी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। आवश्यक है कि भूमि का विकेंद्रीकरण हो। जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको भी भूमि प्रदान किया जाए। आपने भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची और भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत इस बात को देखा होगा, जिसको पट्टा योजना के नाम से जानते हैं। समाज का जो तबका गरीब है, कमज़ोर है और जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, सरकार के द्वारा सरकारी पट्टे के माध्यम से उसको भूमि का आवंटन किया गया। फेबियन बात का ही यह मत है। इसीलिए देखिए, आपको यह बात हमने पहले ही बतलाया कि भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत जो भारतीय सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करती है, उस मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हुए फेबियनवादी विचारधारा में भूमि के विकेंद्रीकरण के ऊपर भी बल दिया गया। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत फेबियनवाद इस बात पर भी बल देता है कि प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाया जाए। मजदूरों को भागीदार बनाया जाए। मजदूरों को भागीदार यदि बनाया जाएगा तो इसका लाभ यह होगा कि प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारिता का अर्थ होगा कि प्रबंधन को जो लाभ होगा उस लाभ में एक निश्चित हिस्सेदारी मजदूर वर्ग को भी प्रदान की जाए। इसका समर्थन किया और इसी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 43A के अंतर्गत 43A के अंतर्गत मजदूरों के भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है। राज्य को निर्देश यहाँ पर दिया गया। इसलिए आपने एक बात समझ लिया कि प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाया जाना भी फेबियनवाद का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके बाद एक अन्य सवाल महत्वपूर्ण है और इस पर आधारित प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण भाग सदैव बना रहता है। आपको पूछा गया कि वस्तु के कीमत का निर्धारण, वस्तु के कीमत का निर्धारण, वस्तु कीमत के निर्धारण पर मार्क्स एवं मार्क्सवादी चिंतकों के इस मत का खंडन किया। इनके द्वारा इस मत का खंडन किया गया कि वस्तु के कीमत उस पर लगने वाले श्रम के द्वारा निर्धारित हो। आपको कार्ल मार्क्स के अध्ययन में एक बात याद होगा, एडम स्मिथ के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा और बाद में कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी चिंतकों के द्वारा श्रम को आधार मानकर किसी भी वस्तु के कीमत के निर्धारण का समर्थन किया गया था और वस्तु की कीमत के निर्धारण के संदर्भ में उन्होंने बतलाया था
कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस वस्तु के ऊपर लगाए जाने वाले श्रम से होता है, लेकिन पूंजीपति वर्ग श्रमिक को उसका पूरा श्रम मूल्य न भुगतान करके काफ़ी अधिक मात्रा में अपने पास रख लेता है, जो धन का केंद्रीकरण करने में सहायक होता है, और मजदूर वर्ग की दशा इसके माध्यम से खराब होती जाती है। फेबियनवादी चिंतक इस बात को अस्वीकार कर देता है। फेबियनवाद की मान्यता है कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण यदि उस वस्तु के ऊपर लगने वाले श्रम से किया जाएगा तो वस्तु की कीमत बहुत अधिक हो जाएगी, और यदि वस्तु की कीमत अधिक हो गई तो सामान्य जनता के पहुंच से वह बाहर हो जाएगी। इसलिए किसी भी वस्तु की कीमत के निर्धारण का आधार श्रम न होकर के बल्कि समाज के क्रय क्षमता को बनाया जाना चाहिए। इनका कथन यह है कि यह समाज के क्रय क्षमता उस वस्तु को खरीदने में सहायक है, तब वहीं तक उस वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाए। खास करके जो वस्तुएं व्यक्ति के जीवन के लिए नितांत आवश्यक हैं, उस वस्तु की कीमत का निर्धारण समाज की क्रय क्षमता को देख करके ही करना चाहिए। अन्यथा समाज का कमज़ोर तबका जिसकी क्रय क्षमता निम्न है, वह उस वस्तु को जीवनोपयोगी वस्तु को भी प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए यह सर्वथा नवीन विचार है फेबियनवाद का, जिसके माध्यम से इनके द्वारा बतलाया गया कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण श्रमिक के द्वारा लगाए गए श्रम के आधार पर न करके समाज के क्रय क्षमता के आधार पर किया जाए, जिससे संपूर्ण समाज के लोग उस वस्तु की खरीदारी कर सकें, वस्तु के क्रय क्षमता के आधार पर। अगला देखिए, इनके आर्थिक आधार में ही एक अन्य महत्वपूर्ण बात है, और वह बात है इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया रिकार्डो के विचार पर आधारित होकर। रिकार्डो के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसको कहते हैं ब्रिटिश अर्थशास्त्री रिकार्डो के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसको भूमि कर सिद्धांत कहते हैं। माने सरकार के द्वारा भूमि के ऊपर कर लगाने में असमानता स्थापित करें। इसका अर्थ यह है, रिकार्डो ने इस बात पर बल दिया कि यदि भूमि उपजाऊ है तो उसके ऊपर रिकार्डो ने कहा था कि यदि भूमि उपजाऊ है तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा अधिक कर लगाया जाए, परंतु यदि भूमि उपजाऊ नहीं है तो उस पर कर न्यूनतम रखना चाहिए। ऐसा करने से यदि ऐसा किया गया तो आर्थिक असमानता को धीरे धीरे
समाप्त किया जा सकेगा। धीरे धीरे समाप्त किया जा सकेगा। कहा कि जो भूमि का टुकड़ा उपजाऊ है, सरकार के द्वारा उस पर अधिक से अधिक कर लगाया जाए, लेकिन जो भूमि उपजाऊ नहीं है, सरकार के द्वारा उसके ऊपर कर न्यूनतम लगाया जाए। अगर ऐसा किया गया तो स्वाभाविक रूप में आर्थिक असमानता को खत्म करने में मदद मिलेगी। देखिए, इस प्रकार से आपने फेबियनवाद का ऐतिहासिक आधार, आर्थिक आधार पढ़ा। अब हम लोगों को देखना है कि आखिर फेबियनवाद का नैतिक आधार, फेबियनवाद का नैतिक आधार क्या है। नैतिक आधार का तात्पर्य यह है कि नैतिकता के आधार पर किस प्रकार से इनके द्वारा आपने समाजवाद के इस विचार दर्शन को सत्यापित करने का प्रयत्न किया गया। नैतिक आधार का संपादन और इसका प्रतिपादन करने का श्रेय है ओलिवर वेब के द्वारा। ओलिवर वेब के द्वारा नैतिक आधार पर इसका सत्यापन किया गया और कहा गया कि संपूर्ण व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार से बनाया जाए कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाए। एक सामान्य बात जिसको उठाने का कार्य फेबियनवाद के चिंतकों के द्वारा किया गया, उन्होंने इस बात को बतलाया कि जब व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, तब व्यक्ति के नैतिकता में भी गिरावट आती है, और यदि व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके अंतःकरण का विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है, दया और परोपकार की भावना का विकास होता है। इसलिए आवश्यक है कि नैतिकता के आधार को भी स्वीकार करते हुए संपूर्ण समाज के लोगों को व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान किया जाए। नैतिक आधार पर फेबियनवाद का सत्यापन करते हुए ओलिवर वेब के द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया। उन्होंने इस बात को बतलाया कि वो कहा कि यदि व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, तब ऐसा व्यक्ति आमोद प्रमोद, कला और संगीत में भी रुचि लेगा, और जब कला और संगीत में व्यक्ति के द्वारा जब व्यक्ति का न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होगी, आवश्यकता की पूर्ति होगी, तब वह आमोद प्रमोद, कला और संगीत में, कला एवं संगीत में रुचि लेना प्रारंभ करेगा, और रुचि लेने से उसके अंतःकरण एवं नैतिकता का, अंतःकरण एवं नैतिकता का विकास होगा। इस बात का प्रतिपादन ओलिवर वेब के द्वारा किया गया। यहाँ पर देखें, महत्वपूर्ण बात आपने समझा कि आखिर फेबियनवाद क्या है और फेबियनवाद को विभिन्न किन आधारों के आधार पर इसको स्थापित किया गया। और फेबियनवाद एक ऐसा
समाजवाद है जिसका विकास इंग्लैंड में हुआ। यह लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से शांतिपूर्ण प्रक्रिया को अपनाकर संवैधानिक सुधार को अपनाते हुए इस पर बल देता है कि किस प्रकार से एक आर्थिक समानता मूलक समाज का निर्माण किया जाए। इसका मूल कारण यह भी है कि अब मार्क्सवाद का आंदोलन मजदूरों के संगठनों के द्वारा अपने हितों की मांग उठाई जाने लगी। जब अपने हितों की मांग उठाई जाने लगी तब आवश्यक हुआ कि इस संपूर्ण व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन किया जाए कि उस परिवर्तन का लाभ न केवल एक वर्ग विशेष को मिले बल्कि उसका लाभ संपूर्ण समाज को प्राप्त हुए। फेबियनवाद का समाजवाद इसी पर बल देता है। हम लोगों ने देखे इस पर अध्ययन किया। आपने अगर निष्कर्ष के रूप में बात करना हो तो आखिर फेबियनवाद का निष्कर्ष क्या निकलेगा और किन बातों पर यह सर्वाधिक बल देता है, तो आपको मालूम होगा कि सर्वप्रथम है भूमि का विकेंद्रीकरण, दूसरा है मताधिकार का विस्तार और तीसरा है सामाजिक क्रय क्षमता के आधार पर वस्तु के कीमत का निर्धारण। ये तीन बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस बात का भी इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया कि यह वह विचारधारा है जिसने रिकार्डो के कर संबंधी सिद्धांत को अपनाया, जिसमें रिकार्डो के द्वारा कहा गया था कि सरकार के द्वारा जिस भूमि पर अधिक कर लगाया जा रहा है उसके उपजाऊपन की जांच करें। यदि भूमि उपजाऊ है तो कर उस पर अधिक लगाया जाए, लेकिन अगर भूमि उपजाऊ नहीं है तो उस पर लगने वाला कर भी निम्न प्रकार का होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे उसका भुगतान वह व्यक्ति कर ले। अगर ऐसा किया गया तो समाज में आर्थिक असमानता को खत्म करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से आपने समझा कि फेबियनवाद के महत्व का निर्धारण भूमि विकेंद्रीकरण, मताधिकार का विस्तार और सामाजिक क्रय क्षमता के आधार पर किसी भी वस्तु के कीमत का निर्धारण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसको आप याद रखिएगा। हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे गिल्ड समाजवाद या श्रेणी समाजवाद का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं।